आकाश छूते बर्फीले पहाड़, नीचे सफेद चादर सी बिछी हुई बर्फ और ऊपर नीला आसमान। सब कुछ शांत था। सिल्वर विंग्स विमान बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यात्री खिड़की से झांक कर बर्फीले नजारे देख रहे थे। कोई तस्वीर खींच रहा था तो कोई अपनी सीट पर आराम कर रहा था। लेकिन तभी मौसम का मिजाज बदला। आसमान अचानक धुंधला हो गया। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। कुछ ही पलों में बर्फीला तूफान सामने था। विमान हिलने लगा। सीट बेल्ट बांधने की घोषणा हुई। पंखों पर बर्फ जमने लगी और इंजन की गड़गड़ाहट असामान्य हो गई। एक तेज झटका लगा। पूरा जहाज कांप उठा। बच्चों की चीखें, महिलाओं की सिसकियां और पुरुषों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई और तूफान की ताकत किसी दुश्मन से कम नहीं थी। फिर अचानक एक कान फाड़ू आवाज आई। इंजन बंद हो गया। कुछ ही सेकंड में विमान नीचे गिरने लगा। सीटों पर बैठे लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ चुके थे। प्रार्थनाओं की आवाज, दहशत की चीखें और चारों तरफ सिर्फ मौत का साया। और फिर धड़ाम! सिल्वर विंग्स बर्फीली घाटी में आ गिरा। चारों तरफ धुआं, टूटी सीटें, बिखरा सामान और सन्नाटा। चीखों की गूंज धीरे धीरे कम होने लगी। 89 यात्रियों में से सिर्फ 61 लोग किसी तरह जिंदा बच पाए, लेकिन जो बचे थे उनकी हालत भी दयनीय थी। किसी का हाथ टूटा था, किसी के सिर पर खून बह रहा था, किसी की सांसें टूटी टूटी सी चल रही थीं। बर्फ पर लेटे लोग कांप रहे थे। उनकी सांसें धुएं जैसी बाहर निकल रही थीं। उनके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ खड़े थे, मानो वे इस त्रासदी को चुपचाप देख रहे हों। न कोई रास्ता, न कोई आवाज, न कोई मदद, सिर्फ ठंड, दर्द और डर। कुछ लोग अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर देख रहे थे, मानो अभी कोई चमत्कार होगा। पर आसमान खाली था। धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब न तो शहर की चहल पहल थी, न घर का आराम। सामने सिर्फ सवाल था, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? उस सफेद बर्फीली खामोशी में 61 लोग पहली बार एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर दर्द था, लेकिन आंखों में वही सवाल, अब क्या होगा? विमान हादसे के बाद जब शोरगुल थमा तो सिर्फ कराहटें और ठंडी हवाओं की सिसकियां बाकी रह गईं। 61 लोग बचे थे, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब थके, डरे और टूट चुके थे। तभी बर्फ के बीच से एक आवाज आई, रीना की। उम्र 29, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में हिम्मत। वह पहाड़ों की कठिनाइयों की आदी थी। उसने टूटे लोगों को आवाज दी, हिम्मत रखो, हम सब जिंदा हैं, और जब तक जिंदा हैं, कोई हार नहीं मानेंगे। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कई लोग पहली बार सीधा बैठ गए। इसी बीच एक और शख्स आगे बढ़ा, ध्रुव, 42 साल का रिटायर्ड फौजी। चौड़े कंधे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अनुशासन की चमक। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर हमें बचना है तो नियम बनाने होंगे। जो डर जाएगा वो दूसरों को भी कमजोर कर देगा। उसके शब्दों में आदेश भी था और सुरक्षा का वादा भी। लोग चुप होकर उसकी ओर देखने लगे। घायलों के बीच भाग दौड़ करती दिखी जोया। 31 साल की यह नर्स अपनी ठंडी उंगलियों से भी गर्माहट देती थी। उसके पास न दवाइयां थीं, न बैंडेज। फिर भी उसने कपड़ों के टुकड़े फाड़कर पट्टियां बनाई, खून रोकने की कोशिश की और बच्चों को अपनी गोद में लेकर उन्हें शांत किया। किसी के माथे पर हाथ रखती, किसी को पानी पिलाती। उसके होने से लोगों को पहली बार लगा, शायद यहां भी जिंदगी बच सकती है। वहीं एक और चेहरा था विकास का, 27 साल का, दुबला पतला, लेकिन आंखों में बिजली जैसी चमक। वह टूटी फूटी चीजों को जोड़ने में माहिर था। जब सब घबराए थे, तब उसने विमान के मलबे में जाकर टॉर्च, तार और बैटरियां निकाल ली। हाथों में खरोंचें लगीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, मानो कह रहा हो, मैं कुछ कर सकता हूं। चारों धीरे धीरे समूह के बीच अलग अलग भूमिकाओं में दिखने लगे। रीना उम्मीद दे रही थी, ध्रुव अनुशासन, जोया राहत और विकास समाधान। शाम ढलने लगी, तापमान और गिरने लगा। सबको पता था कि अगर रात ऐसे ही गुजर गई तो सुबह शायद आधे लोग भी न बचे। रीना ने आवाज लगाई, सबसे पहले हमें आग चाहिए, वरना यह ठंड हमें खा जाएगी। ध्रुव ने कुछ लोगों को लकड़ी और सूखे पत्ते ढूंढने भेजा, लेकिन चारों तरफ बर्फ थी, लकड़ी भीगी हुई थी। तभी विकास ने अपने बैग से टॉर्च की बैटरी निकाली, तारों को जोड़ा और सूखे कपड़े का छोटा सा गोला बनाया। घंटों की कोशिश के बाद अचानक एक चिंगारी निकली और कपड़ा धधक उठा। सबने अपनी सांसें थाम लीं और फिर पहली लौ जली। वो लौ छोटी थी,
कांप रही थी, पर उसके सामने बैठे हर इंसान की आंखों में चमक भर गई। लोग रो पड़े, किसी ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने सिर झुका दिया। आग ने न सिर्फ ठंड भगाई बल्कि दिलों में उम्मीद जगा दी। उस पल सभी को समझ आ गया, अब वे अकेले नहीं हैं। 4 लोग थे जो उनका सहारा बन सकते थे, रीना, ध्रुव, जोया और विकास। इन चारों की लीडरशिप ही इस ठंडी मौत की घाटी में उनकी पहली जीत थी। पहली रात जैसे मौत की छाया बनकर आई। तापमान -20 डिग्री तक गिर गया था। हर सांस बर्फ जैसी लग रही थी। लोग एक दूसरे से सटे बैठे थे, फिर भी शरीर कांप रहा था। बच्चों की रोने की आवाज, बुजुर्गों की कराह और बीच बीच में आग की बुझती चिंगारियां। ये रात कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। सुबह होते ही ध्रुव ने कठोर स्वर में सबको जगाया। अगर ऐसे बैठे रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे, काम बांटना होगा। उसकी बात में डर भी था और उम्मीद भी। उसने समूह को हिस्सों में बांटा। कुछ लोग लकड़ी ढूंढने निकले, कुछ खाने की तलाश में। जंगल सफेद बर्फ से ढका था, पेड़ों की शाखाएं झुकी हुई, जमीन पर कोई हरियाली नहीं। लेकिन इसी कठिनाई में जोया ने उम्मीद खोज निकाली। उसने बर्फ के बीच लाल रंग की छोटी बेरी देखी। भूखे लोगों की आंखों में चमक आई और कुछ ने तुरंत तोड़कर खा भी ली। शुरुआत में स्वाद मीठा लगा, लेकिन कुछ ही देर में उनके पेट में मरोड़ उठी। चेहरे पीले पड़ गए और वे बर्फ पर गिर पड़े। अफरा तफरी मच गई। जोया तुरंत आगे बढ़ी। उसने पत्तियों को कुचला, उनसे लेप बनाया और बीमारों को दिया। उसने पेट साफ कराने के लिए जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया। कुछ घंटों में उनकी हालत सुधरने लगी। लोगों की आंखों में पहली बार उसके लिए कृतज्ञता की चमक थी। उधर विकास भी चुप नहीं बैठा। उसने विमान के टूटे पैनल और सीटों से अस्थायी आश्रय बनाए। बर्फीली हवा रोकने के लिए दीवारें खड़ी की और ऊपर कपड़े टांग दिए। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा बर्फीला गांव बन गया, जहां ठंडी मौत के बीच भी जिंदगी की लौ टिमटिमाने लगी। तीसरे हफ्ते की एक सर्द रात थी। सब थके हुए अपने छोटे छोटे आश्रयों में दुब के सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक लकड़ी की झोपड़ियां कांप उठी, जैसे किसी विशाल ताकत ने उन्हें धक्का दिया हो। हवा में अजीब सी गंध भर गई। बच्चों ने रोना शुरू किया और बड़ों की आंखों में खामोश दहशत थी। रात भर कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ी तो सच सामने आया। बर्फ पर गहरे विशाल पंजों के निशान बने थे। रीना झुककर उन्हें देखने लगी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह बर्फीले भालू का इलाका था। उस क्षण सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। भूख और ठंड तो अब तक दुश्मन थे, लेकिन यह नया खतरा मौत को और करीब ले आया। लोग घबराने लगे। कोई कह रहा था, हम यहां से निकल जाए। कोई बस रो रहा था। तभी रीना ने सभी को इकट्ठा किया। उसकी आवाज ठंडी हवा को चीरती हुई गूंजी। अगर हम डर गए तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें लड़ना होगा, नहीं तो यह जंगल हमें खा जाएगा। ध्रुव तुरंत सक्रिय हुआ। उसने बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स काटकर चारों ओर दीवार खड़ी की। विकास ने मलबे से धातु और बोतलों को जोड़कर ऐसा जुगाड़ बनाया कि अगर कुछ पास आया तो खड़खड़ाहट सुनाई दे। वहीं जोया घायल और डरे हुए लोगों को समझाती रही, बच्चों को गोद में लेकर ललबाइज गाती रही। उस रात लोग पहली बार बिना काम पे आग के चारों ओर बैठे। उन्हें एहसास हुआ, असल दुश्मन भूख या ठंड नहीं बल्कि डर है, और उस डर को उन्होंने मिलकर हरा दिया था। दिन गिनते गिनते 45वां दिन आ पहुंचा था। जिंदगी अब बर्फ के साथ एक समझौता बन चुकी थी। सुबह लकड़ी लाना, दिन भर बर्फ पिघलाकर पानी बनाना और रात को आग के चारों ओर बैठकर ठंड भगाना। लेकिन उस सुबह कुछ अलग हुआ। बर्फीली पहाड़ी पर चढ़े 2 लोगों ने अचानक दूर घाटी में धुआं उठता देखा। धुआं जिसका मतलब था इंसानी मौजूदगी। यह दृश्य देखकर उनके गले से चीख निकल गई। पूरा समूह दौड़कर पहाड़ी की ओर आया और सबकी आंखों में पहली बार चमक लौट आई। रीना और ध्रुव ने तुरंत फैसला किया, हमें वहां जाना होगा। रीना ने कहा। ध्रुव ने सिर हिलाया और 5 लोगों की एक छोटी टीम बनाई। ठंड से जमे रास्तों और फिसलन भरी ढलानों को पार करते हुए वे आगे बढ़े। कई बार बर्फ खिसकी, कई बार किसी का पैर फिसला, लेकिन सब उठ खड़े हुए। हर कदम उन्हें धुएं के रहस्य के करीब ले जा रहा था। 3 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्हें धुआं नहीं बल्कि एक पुराना लकड़ी का केबिन मिला। शायद सालों पहले किसी शिकारी या खोजी ने बनाया था। दरवाजा चरमरा कर खुला और भीतर अंधेरा और धूल भरी हवा उनका स्वागत करने लगी। अंदर पुराने बर्तन पड़े थे, रस्सियां दीवार से टंगी थीं और कोने में एक टूटा फूटा रेडियो पड़ा था। ध्रुव ने रस्सियों को उठाकर मजबूती से जांच की। ये भविष्य में बहुत काम आएंगी। लेकिन सबकी नजरें उस रेडियो पर टिक गईं।
विकास की आंखें चमक उठी। उसने रेडियो को उठाया, झाड़ पोंछ की ओर मुस्कुराते हुए बोला, शायद यह हमारी दुनिया से जुड़ने का रास्ता है। वह कई रातों तक बैठा, तार जोड़ता, बैटरी के टुकड़े मिलाता और घंटों कोशिश करता रहा। लोग उसके पास बैठकर उसे देखते, मानो यह कोई जादू हो रहा हो। और फिर एक रात अचानक रेडियो से खड़खड़ाहट की आवाज आई। कमरे में मौजूद सबके शरीर जैसे बिजली से भर गए। विकास की आंखों से आंसू छलक आए। यह काम कर रहा है। उस पल पूरे समूह को लगा कि 45 दिन का अंधेरा, डर और ठंड किसी रोशनी की ओर मुड़ चुका है। उम्मीद अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सच बनकर उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। रेडियो से निकले टूटे फूटे सिग्नल आखिरकार दूर कहीं खोजी दल तक पहुंच गए। हर दिन लोग बेसब्री से आकाश को ताकते, हर आवाज पर चौंकते। और फिर 60वें दिन सफेद सन्नाटे को चीरती हुई एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। सबके दिल जैसे रुक गए। वह हेलीकॉप्टर की आवाज थी। लोग भागकर खुले मैदान की ओर गए, हाथ हिलाए, चिल्लाए, बर्फ पर आग जलाकर धुआं उठाया। कुछ ही पलों बाद आसमान से लोहे का विशाल परिंदा उतरा और उसके साथ ही उम्मीद ने पंख पा लिए। कई चेहरे आंसुओं से भीग गए। कोई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया तो कोई अपने साथी को कसकर गले लगाने लगा। 61 में से 54 लोग अब भी जिंदा थे। कई घायल थे, कई बेहद कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी क्योंकि उन्होंने मौत से लड़कर जिंदगी को जीत लिया था। जब हेलीकॉप्टर उन्हें शहर ले आया, लोग भीड़ बनाकर स्वागत करने लगे। कैमरे चमक उठे, पर इन बचे हुए लोगों की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर थीं, क्योंकि वे जानते थे यह कहानी औजारों, तकनीक या ताकत की नहीं थी। असली ताकत थी उनका हौसला, उनका भरोसा और हर कठिनाई में एक दूसरे का सहारा। उस दिन से उनके लिए जिंदगी सिर्फ सांस लेना नहीं रही, बल्कि हर पल को जीना और अपने साथियों की अहमियत समझना ही असली सबक बन गया।